राधे राधे एपिसोड 494 दैट इज अधूरा सा वादा। पार्टी में सभी लोग आयांश और रूहानी का गाना एंजॉय कर रहे थे। अंश को ड्रिंक का ग्लास ऊपर किया और आयांश को चीयर्स करने लगा। उसने कहा, शाबाश आयांश, आज तुमने साबित कर दिया तुम मेरे ही बेटे हो। आशिकी के मामले में बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। रुको, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ गाने। और वो उठने लगा। अंश को थोड़ा नशा हो गया था। सोना उसका हाथ पकड़कर कुर्सी पर बिठाते हुए बोली, अंश आप चुपचाप बैठिए और बच्चों को एंजॉय करने दीजिए। अंश ने उसे आंखें छोटी करके देखा और बोला, हाँ तो मैं कौन सा उन्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं तो बस मेरी बेगम साहिबा के लिए गाना गाना चाहता हूँ। ये सुनकर सोना का चेहरा लाल हो गया। वो बोली, अंश आप नशे में इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं, आप चुपचाप बैठिए और एंजॉय कीजिए। अंश उसे छेड़ते हुए बोला, आय हाय, किसी के गाल लाल हो रहे हैं, तभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, और जब शुरू करूँगा तो पता नहीं क्या ही होगा। सोना उसके बाजू पर मारते हुए बोली, शट अप, आप हमें एम्बेरस करना बंद कीजिए। अंश ने शायराना अंदाज में कहा, अभी इसे इश्क फरमाना बोलते हैं अजी, वैसे तो आप हमारी बेगम साहिबा हैं, आप जैसी खूबसूरत हसीना से इश्क ना फरमाए तो लानत है हम पर। यह सुनकर सोना ने अपने चेहरे को दोनों हाथों से छिपा लिया और दीप, शौर्य, नालंदा, शिवी, आदित्य और वीना उसे ऐसे देखकर हंसने लगे। सबको पता था अंश और सोना का प्यार आज भी वैसा ही था जैसे नए नए प्यार में पड़े टीनेजर का होता है, एकदम ताज़ा, एकदम हंसी, एकदम जवां। आयांश और रूहानी ने गाना खत्म किया और सबके पास आ गए। सानवी आयांश को और रूहानी की तारीफ कर रही थी। तभी सानवी के कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ आई। सानवी ने किसी को गाना गाते सुना और उसके चेहरे के भाव बदल गए। जो देखा पहली बार थी चांदनी रात, मेरे दिल से निकलने कई ऐसे जज्बात, जिन्हें समझ ना पाया, ना सोया ना कुछ खाया, होश खो दिए मुझे चैन ना आया, बस चेहरा तेरा मेरी आँखों में सवार, तुझे ढूंढा कहाँ, बस था यही सवाल, बस था यही सवाल। वहाँ मौजूद उन्हें आरव और सानवी के बारे में पता नहीं था। वे उसके लिए ताली बजाने लगे और सानवी आरव के इस तरह देखकर हैरान थी। आरव की पूरी पर्सनैलिटी बदल गई थी। वो इतनी भीड़ में भी बस सानवी को ही देख रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने ब्लैक कलर की हुडी पहना था। उसकी उदास आंखें सानवी को ही देख रही थी। आयांश ने सानवी को देखा। सानवी अपनी नीली आंखों में दर्द के साथ आरव को देख रही थी। उसके कसकर अपने कपड़े को पकड़ रखा था। आरव टेबल से खड़ा हुआ और बाइक में लेकर सानवी के पास आ गया। वो उसके सामने खड़े होते हुए आगे गाया, आधी है रह गुजार, आधी है आसमां, आधी है मंजिलें आधा जहां, तेरा हूँ जान ले, रूह मुझसे बंधा ले, बाहों में थाम ले करके जिंदा, हर शय में तू, चुप्पे चुप्पे में तू, ख्वाहिश में तू, किस्से किस्से में तू, हर जिद में तू, फिक्रों जिक्रों में तू ही है आशिकी, तू ही है आवारगी, तू ही है जिंदगी, तू ही जुदा, तू इबादत मेरी, तू इंतहा मेरी, तू ही मेरी जहां, तू ही जुदा। सानवी उसकी आंखों में देख रही थी। वे वही गाना था जिसे पहली बार आरव और उसने आरव की फेयरवेल की रात साथ गाया था। 19 साल का आरव और 15 साल की सानवी एक दूसरे के हाथ पकड़कर गाना गा रहे थे। तब उन्होंने एक साथ एक दूसरे के प्रॉमिस किया था कि वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पर आज सब कुछ बदल गया था। वो वहाँ से जाने लगी तो आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर आयांश ने उसके पास आने लगा, लेकिन रूहानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहीं दूसरी तरफ अंश भी कुर्सी से खड़ा होकर आरव को अपनी काली गहरी आंखों से घूर रहा था। वहीं दूसरी तरफ रणवीर अपने हाथ में हर रोज़ की तरह सानवी के लिए रोजेस लिए दूर खड़ा होकर आरव और सानवी को देख रहा था। उन दोनों को साथ देखकर रणवीर ने कसकर अपनी मुट्ठी बांध ली। इधर सानवी ने आरव को देखा और सबको देखने लगी। वहाँ मौजूद सभी लोग उन्हें देख रहे थे। सानवी ने अपना हाथ छुड़ाया और वहाँ से चली गई। आरव भी उसके पीछे चला गया। आयश ने गुस्से में रूहानी को देखा और उसके हाथ को अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो रूहानी बोली,
आयश जी, उन्हें बात करने की ज़रूरत है, प्लीज़। पर आयश नहीं माना। उसने उनका हाथ छुड़ाया और उसके पीछे चला गया। इधर सानवी अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए जा रही थी, तभी आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे दीवार से लगाते हुए बोला, प्रिंसेस, आई एम सॉरी। मैं यहाँ तुम्हें रुलाने नहीं आया, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सानवी ने सुबकते हुए उसे देखा और बोली, आरव प्लीज़, अब ये सब बंद करो, हमें कुछ नहीं सुनना। तुम जाओ अपने दोस्तों के पास और हमें अकेला छोड़ दो। उसने आरव को धक्का दिया और जाने लगी तो आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। सानवी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। आरव उसी तरह बोल, चली गई रागनी, चली गई। उसने उस दिन ऑफिस छोड़ दिया और अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। सानवी ने हैरानी से उसे देखा। आरव ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सानवी ने महसूस किया आरव के हाथ कितने गर्म थे। सानवी ने उसके हाथ को अपने चेहरे से हटाया और उसे देखते हुए बोली, कभी नहीं, हम तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे, क्योंकि हमें डर है तुम फिर से हम पर शक करने ना लग जाओ। हम प्यार करते थे तुमसे, लेकिन बदले में हमें सिर्फ तुम्हारी इनसिक्योरिटी और शक ही मिला। शक एक ऐसी बीमारी है आरव, जो सब कुछ खत्म कर देता है, यहाँ तक कि सालों का प्यार भी। इसलिए प्लीज़ हमें परेशान करना बंद करो, प्लीज़, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। ये कहते हुए उसने अपने हाथ जोड़ लिए। आरव ने उसे अपनी उदास आंखों से देखा। सानवी ने अपने आंसू साफ किए और कार में आकर बैठ गई। उसने ड्राइवर से चलने के लिए कहा। आरव वहीं खड़ा रह गया। उसके पीछे ही आयश और रूहानी खड़े उनकी सारी बातें सुन रहे थे। आयश आरव के पास आते जा ही रहा था कि उसने फ़ोन बजने लगा। उसने देखा ये बहुत ज़रूरी कॉल है। कुछ देर बात करने के बाद उसकी आंखें फैल गई। वो बोला, क्या? और तुम मुझे ये अब बता रहे हो? रुको, मैं आ रहा हूँ। और वो चला गया। आरव ने रूहानी को देखा। रूहानी उसे कुछ भी नहीं बोली। इधर वंश गहरी नींद में सो रहा था, तभी कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला और कोई अपने पंजों से चलते हुए अंदर आया। उसके पैर इतने सॉफ्ट थे कि बिना स्लीपर के चलने की वजह से वो एकदम लाल हो गए थे। उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और वंश के पास आ गया। ये कोई और नहीं, वो लड़की थी जिसे वंश ने बचाया था और जय ने चुपचाप सोने के लिए कहा था। पर उस लड़की ने वंश की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो वंश से मिलने क्यूरियसिटी को रोक नहीं पाई और जय से मना करने के बाद भी वंश के पास आ गई। वो धीरे से वंश के पास आई और उसके पास बैठ गई। उसने डिम लाइट में वंश का चेहरा देखा। वो नींद में बहुत शांत लग रहा था और उसके चेहरे पर नरमी के भाव थे। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और उसके होठ बहुत ही सॉफ्ट और लाल थे। जय ने वंश का शर्ट निकाल दिया और क्योंकि उसे काफ़ी चोटें आई थीं, सारांश ने उसके चोट की ड्रेसिंग कर दी थी। उसके ऊपर सिर्फ एक ब्लैंकेट ही था। वंश को देखते हुए उस लड़की ने अपने होठों को दांतों से दबा लिया और वंश के चेहरे की तरफ धीरे से हाथ बढ़ाया। उसने अपने सॉफ्ट उंगलियों से वंश के चेहरे पर आ रहे बालों को हटाया और उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली, यू आर सो हैंडसम। ही और वो अपने मुंह पर हाथ रखकर गिगली करने लगी। उसने वंश के बाजू को देखा जहाँ पर पट्टी बंधी हुई थी। वंश के हाथों की नसें उभर कर दिख रही थी। उसने उसके बाजू पर उंगली बढ़ाया और बोली, वाओ, यू हैव मसल्स टू। कुछ देर उसे देखे रहने के बाद उसने उसका ब्लैंकेट ठीक किया और जैसी आई वैसी ही चली गई। वो दबे पांव नीचे आ गई। उसने देखा लिविंग रूम में ज़्यादा लाइट नहीं थी और वहाँ पर अभी चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। वो धीरे धीरे नीचे आ गई। वो किचन में आई क्योंकि जय वंश के होश में आने का वेट कर रहा था, इसलिए वो उसे खाना देने के बारे में भूल ही गया था। उसने फ्रिज खोला और उसमें खाने की कुछ देखने लगी। जय ज़्यादातर इस घर में नहीं रहता था, इसलिए उसने ज़्यादा खाने का सामान भी नहीं रखा था। उस लड़की ने देखा वहाँ पर बियर की बोतल के साथ दूध की बोतल भी रखी है। उसने उस बोतल को निकाला और तभी उसे चॉकलेट भी दिखा। उसने उसे लिया और काउंटर पर बैठकर जल्दी जल्दी खाने लगी।
चॉकलेट उसके मुंह के आसपास चेहरे पर लगा और वो दूध की बोतल का ढक्कन खोलकर वो उसी तरह एक ही सांस में उसे पी गई। उसने बोतल साइड में रखा और डकार लिया। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और इधर उधर देखने लगी, जैसे वो चेक कर रही हो कि किसी ने उसे देखा तो नहीं। वो फिर से फ्रिज के पास आई और एक और दूध की बोतल ले लिया। वो उसे लेकर कमरे की तरफ जाने लगी, तभी उसकी नज़र सोफे के पास एक बड़े से बॉक्स पर पड़ी। वो दबे पांव उसके पास आ गई। उसने देखा वो बॉक्स कपड़े से ढका हुआ था। उसने उस कपड़े को की चक्कर हटाया और तो अंदर ही नज़ारा देखकर हैरान रह गई। पर जल्द से उसके होठों पर बड़ी मुस्कान आ गई। वाओ, तो तुम यहाँ हो। वो ये माया थी। जय ने उसकी ट्रीटमेंट करके उसे एक बड़े से पिंजरे में बंद कर दिया और उसे कपड़े से ढक दिया था। माया अब भी एनेस्थीसिया में असर के बाहर नहीं आई थी, पर उसके मुंह से हल्की हल्की आवाज़ें निकल रही थीं। शायद उसकी चोट की वजह से उसे दर्द हो रहा था। वो लड़की उसके पास बैठ गई। उसने स्वीटली कहा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? और उसने पिंजरे के अंदर हाथ डाला और उसके सॉफ्ट बालों को सहलाने लगी। माया के बाल काफ़ी लंबे थे और उसका सफ़ेद रंग उसे और ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था। उसे छूते हुए उसने महसूस किया कि उसने भी उतनी ही बुरी नहीं थी। माया ने धीरे से आंखें खोली। उसके मुंह में अब भी आवाज़ आ रही थी। उस लड़की ने कहा, क्या तुम्हें भूख लगी है? माया ने धीरे से अपनी पलकें झपकाई, जैसे वो उसकी बात पर हामी भर रही हो। उस लड़की ने दूध की बोतल का ढक्कन हटाया और हाथ अंदर डालकर उसके मुंह में दूध डालने लगी, पर माया अब उसे घूरने लगी। पर उस लड़की ने उसे नहीं देखा और दूध डालकर ही रही थी कि माया एकदम से सीधी हो गई। उसने उस झटका और जोर से दहाड़ा। दहाड़ की आवाज़ इतनी तेज थी कि लड़की एकदम से डर गई और पीछे की तरफ गिर गई। आह, बचाओ बचाओ! माया एकदम फिर से दहाड़ने लगी। इधर वंश, जो गहरी नींद में सो रहा था, इस आवाज़ को सुनकर उसकी आंखें झट से खुल गईं और वो उठकर बैठ गया। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ! वंश जिस हाल में था उसी हाल में बाहर भागा। तब तक जय भी कमरे से बाहर आ गया था। इधर वो लड़की चिल्लाते हुए बोली, पीछे की तरफ सड़क रही थी, बचाओ बचाओ, ये मुझे मार देगी। तभी उसने वंश को आते हुए देखा। वो बड़ी हुई और आकर उसके गले से लग गई। मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगी। वंश एकदम से हैरान हो गया और जय भी अपनी जगह पर जम गया। जय के लोग भी तब तक अंदर आ गए थे और माया को दहाड़ते देखकर सबने गन उसके ऊपर तान दिया। वंश ने महसूस किया वो कांप रही थी। प्लीज़ मुझे बचाओ। उसकी गर्म सांसें वंश के सीने से टकरा रही थीं। उसकी हाइट बहुत ही छोटी थी। वो वंश के कंधे तक भी नहीं आ रही थी। वंश ने उसके कंधे को पकड़कर उसे खुद से दूर करना चाहा तो उस लड़की ने और भी कसकर उसे पकड़ लिया। प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ो। जिसका सब्सक्रिप्शन पूरा ना हो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। एक फिंगर टच सब्सक्राइब बटन पे और चैनल सब्सक्राइब। तो किस किस का रह गया सब्सक्रिप्शन करना? जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। देखते हैं आज कितने आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। एपिसोड 495, दूर की बेटी। आरव पार्टी वेन्यू से बाहर आया। उसने देखा बाहर पार्किंग में उसकी कार के बगल में खड़ी एक कार में से टिककर एक शख्स खड़ा है। वो कार के पास आ गया। उसने देखा वो रणवीर था। रणवीर के हाथ में अब भी वो लाल गुलाब था और वो उसे कार पर हल्का हल्का मार रहा था, जिससे उसकी पंखुड़ियाँ एक एक करके नीचे उसके पैरों के पास गिर रही थीं। आरव अपनी कार में बैठने को ही था कि रणवीर ने बिना किसी भाव से कहा, तुम उसे अकेले क्यों नहीं छोड़ देते आरव? जब देखो उसे तब पड़ोस की आंटियों की तरह उसकी खुशियों में बीच टपक आते हो उसे तकलीफ देने के लिए। ये सुनकर आरव के हाथ रुक गए। उसने जोर से गेट बंद किया और रणवीर के पास आया। वो बोला, तुम मेरा दादाजी है क्या, या फिर डैड, जो मुझे बताए मुझे क्या करना है या नहीं? रणवीर ने अपनी गंभीर नज़रों से उसे देखा और रोजेस को छोड़ दिया। वो उसके पास आते हुए बोला, उससे दूर रहो। मैं तुमसे पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर अब तुमने उसे तकलीफ़ देने के बारे में भी सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद पर आरव अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डाल लिया और वो भी उसी तरह उसे घूरते हुए बोला,
रियली? तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं उसके साथ कुछ भी करूं, उसे तकलीफ़ दूं या हंसाऊं, तो होता कौन है मुझे ये बताने वाला? हाँ। और उसका जबड़ा भींच गया। रणवीर उसके पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हें कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि मैं उसका जो भी हूँ, तुझे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तू उससे दूर रह, उसके आसपास भी मत भटक, क्योंकि मैं अब तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आरव उसके एकदम करीब आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तेरी आंखें मुझे उसके लिए कुछ दिखाई क्यों दे रहा है? क्या मैं सही सोच रहा हूँ? रणवीर ने उससे अपनी नज़रें फेर ली और बोला, तुझसे तो बात ही करना बेकार है। तेरी जैसे घटिया सोच के इंसान को मैं कुछ भी कहना ज़रूरी नहीं समझता। आरव उसके जवाब पर हंसने लगा। वे उसके सीने पर धक्का देते हुए बोला, बोलना तू पसंद करने लगा है ना? बोलना तू उसे चाहने लगा है ना? रणवीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोला, तू पागल हो गया है, कुछ भी बोल रहा है। आरव फिर से बोला, बोलना तू उसे पसंद करता है ना? उसके ऐसे पोक करने से रणवीर का अब गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से से आरव का हाथ झटका और तेज आवाज में बोला, हाँ मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। मिल गया तुझे तेरा जवाब? यही सुनना चाहता था ना तू? हाँ, मैं रणवीर कपूर उसे प्यार करता हूँ। यह सुनकर आरव का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। रणवीर ने कहा, अब बोल, क्या करेगा तू मेरा, क्या करेगा? आरव ने उसके कॉलर को पकड़ लिया और गुस्से से बोला, दूर है उससे, क्योंकि वो सिर्फ मेरी है, वो मुझसे प्यार करती है। रणवीर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की भी नहीं की। वो उसकी आंखों में देखने लगा। आरव भी अपनी जलती हुई आंखों से देखने लगा। वे दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे दो शेर एक पिंजरे के लिए लड़ रहे हों। आरव ने गुस्से से उसे धक्का दिया और उसके चेहरे पर उंगली पॉइंट करते हुए बोला, उससे दूर रह। अगर बीच में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, समझा? और वे गुस्से से कार में बैठकर चला गया। रणवीर ने कसकर अपनी मुट्ठी बांध ली। उसने कार के तैयार कर जोरदार लात मारी। कार पर जोरदार लात मारी। डैम इट! दूसरी तरफ वंश अपनी जगह पर जमकर खड़ा था, क्योंकि उस लड़की ने वैसा काम ही कर दिया था। आज वो 2 बार वंश के करीब आई थी। वंश ने उसे खुद से अलग करना चाहा तो वो लड़की बोली, प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ो, वो मुझे खा। वो कह ही रहा था कि वंश ने तेज आवाज़ में कहा, ओह शट अप! तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो पिंजरे में है? वो लड़की चुप हो गई। उसने उसी तरह वंश को देखा। वंश ने उसे खुद से दूर किया और उसे माया की तरफ इशारा किया। उस लड़की ने माया को देखा जो पिंजरे में बंद घुर्रा रही थी। वो नर्वस होकर हंसते हुए बोली, ओह हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये तो पिंजरे में है, ये मुझे कुछ नहीं कर सकती। वंश ने गुस्से से उसे देखा। उस लड़की के पास अपना दिमाग है भी या नहीं? वो माया के पास आया और उसे गुस्से से घूर रही थी। वंश उसके सामने बैठ गया। वो उसकी लाल और खतरनाक आंखों में देखने लगा। उसने कहा, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। वंश ने अपना एक हाथ आगे किया और उसे छूने को ही था कि माया ने जोर से दहाड़ लगाई, पर वंश ने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। माया उसे देखकर एक बार और घुर्राई। वंश ने उसके पर हाथ रखा और बोला, शांत शांत हो माया, यहाँ कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, शांत हो जाओ। और वो धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगा। माया वंश के सॉफ्ट टच को पहचानते हुए कुछ देर बाद शांत हो गई। वंश मुस्कुराया। माया शांत, एकदम बिल्ली की क्यूट बेबच्ची की तरह लग रही थी। उसने वंश के हाथ को अपनी जीभ से लिक किया। वो लड़की अमेज्ड होकर उसे देख रही थी। वो उसके पास आते हुए बोली, वाओ, ये कितनी क्यूट लग रही है, मुझे भी उसे छूना है। वंश ने अजीब नज़रों से उसे देखा। वो उसे क्यूट लग रही है? अभी अभी तो उसे खुद से बचाने के लिए चिल्ला रही थी। वो लड़की वंश के पास आकर बैठ गई। उसने अपने हाथ पिंजरे के अंदर डाला और माया के फर को सहलाने लगी, पर उसके हाथ वंश के हाथ से छू रहे थे, इसलिए वंश ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। लेकिन उस लड़की ने टच करने से माया एक बार फिर से जाग गई। वो गुस्सैल नज़रों से उसे देखने लगी। वो लड़की पीछे हटते बोली, ओके ओके ओके, मैं अब तुम्हारे पास नहीं आऊँगी।
शांत हो जाओ। वंश ने कहा, जय माया के लिए खाने का इंतजाम करो। जय ने हाँ में सिर हिलाते हुए चला गया। वंश ने उस लड़की को देखा तो उसके पीछे खड़ी होकर उसे देख रही थी और अब उसे देखकर मुस्कुराने लगी थी। वंश ने कहा, वहाँ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। उस लड़की ने कहा, ओके, पर मुझे भूख लगी है, और वो अपने पेट को रगड़ने लगी। वंश ने फिर अजीब तरह से उसे घूरा और जय से बोला, जय इसके खाने के लिए कुछ लेकर आओ। वो लड़की भी उसी तरह बोली, जय मेरे लिए पिज़्ज़ा और दूध का बोतल ले आना, फ्रिज में दूध खत्म हो गए हैं। वंश ने मुंह बनाया और सोफे पर आकर बैठ गया। कुछ देर बाद उस लड़की के गोद में बड़ा सा पिज़्ज़ा और एक हाथ में बड़ा सा दूध का ग्लास। वो ऐसे उसे खा रही थी जैसे जन्मों से भूखी हो। वंश और जया सोफे पर बैठकर उसे खाते हुए देख रहे थे। उस लड़की ने उन्हें ऐसे खुद को देखते पाया तो झूठे पिज़्ज़े को उनकी तरफ करते हुए कहा, क्या आपको भी भूख लगी है? वंश और जय ने अजीब सा मुंह बनाया। पता नहीं उस पिज़्ज़ा में इस लड़की के मुंह में कितने सारे बैक्टीरिया लगे होंगे। जय बोला, नहीं तुम ही खा लो। ओके, उस लड़की ने कंधे उठाते हुए कहा और फिर से खाने लगी। वंश से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बोला, कौन हो तुम और उस जगह पर कैसे पहुंची? पर उस लड़की ने कुछ नहीं कहा। वंश फिर से बोला, तुम सुन रही हो? वो लड़की खाते बोली, हाँ मैं सुन रही हूँ। वंश ने फिर से सवाल किया, कौन हो तुम? उस लड़की ने भरे मुंह के साथ कहा, मेरा नाम एना है। तुम रंजन के पास कैसे पहुंची? वंश ने अगला सवाल किया। एना दूध पीते हुए बोली, वो तो मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने मुंबई आई थी और उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। आपको पता है वे लोग बहुत बुरे थे। उन लोगों ने मुझको खाना नहीं दिया। और उसने पिज़्ज़ा का बड़ा सा बाइट लिया। जय ने उसे ऐसे देखा और कहा, हाँ वो तो मुझे दिख ही रहा है। एना उसी तरह खाने लगी। वंश बोला, ओके, तुम्हारे डैड कौन है? उनका एड्रेस बताओ, जय तुम्हें कल सुबह घर छोड़ाएगा। उसके सवाल पर एना खाते हुए बोली, खाने हुए रुक गई और वंश और जय को देखा जो उसके सवाल का इंतजार कर रहे थे। वो दूध गटकते हुए बोली, क्या मुझे सच बोलना है? वंश उसे घूरते हुए बोला, हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एना ने कुछ सोचा और टेबल पर रखी मैगजीन को उठाते हुए बोली, ये है मेरे डैड। मैगजीन में दिख रहे शख्स को देखकर वंश और जय एकदम हैरान हो गए क्योंकि वो अंश की फोटो थी। एना ने कहा, ये है मेरे डैड, द ग्रेट माफिया किंग अंश रायजादा। मैं इनकी बेटी हूँ। यह सुनकर जय ने धीरे से वंश से कहा, वीआर, ये तो आपकी बहन निकली, पर मिस्टर रायजादा ने ये कब किया? मीन इतनी खूबसूरत मिसेस रायजादा को छोड़कर। वो कह ही रहा था कि चुप हो गया क्योंकि वंश उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। जय सीधा खड़ा हो गया और अपना गाल साफ करते हुए बोला, आई एम सॉरी वीआर। वंश ने इरिटेट होते हुए एना को देखा और बोला, सच सच बताओ तुम कौन हो? मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। उस लड़की ने कहा, नहीं मैं सच कह रही हूँ, देखो हमारी शक्ल भी मिल रही है। ये कहते हुए उसने मैगजीन को अपने चेहरे के पास किया। सी, मैं लग रही हूँ ना इनकी तरह? वंश ने अब कुछ नहीं कहा। वो लड़की अपने मुंह के पास हाथ रखते हुए वंश के पास आई और धीरे से बोली, मैं सीक्रेट बताऊँ? मैं उनकी बहुत दूर की बेटी हूँ। उन्होंने मुझे सबसे छुपा कर रखा है। वंश ने घूरकर उसे देखा। ये लड़की लगातार उसके डैड के बारे में बकवास की जा रही थी, वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ। अब तो खुद वंश को भी डाउट होने लगा कि कहीं ये सच तो नहीं कह रही। फिर उसने अपने ख्याल को झटका। उस लड़की ने 2-3 बार हाँ में सिर हिलाया। वंश ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हें तुम्हारे डैड के पास छोड़ दूंगा। और वो सोफे पर खड़ा होकर बाहर जाने लगा तो एना ने तेज आवाज में कहा, वी आर। वंश रुक गया। वो लड़की दूध की बोतल ऊपर करते हुए बोली, थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। वंश ने कुछ नहीं कहा और चला गया। वो लड़की मुस्कुराई और दूध के बोतल को गले से लगा लिया। जय हैरानी से उन दोनों को देख रहा था। वो बोला, अब तुम जाओ कमरे में आराम करो और माया से दूर रहना। एना सोफे पर बैठते हुए बोली, ठीक है, पहले मैं ये खाना तो ख़त्म कर दूँ। और वो फिर से खाने लगी। जय ने माया को खाना खिलाया और उसे फिर से कपड़े से ढककर वहाँ से चला गया।
कुछ देर बाद एना ने पिज़्ज़ा खत्म कर लिया। अब उसका पेट इतना भर चुका था कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। कुछ देर बाद वो हवा खाने बाद वंश अंदर आ गया। उसने देखा वो लड़की अब भी सोफे पर उल्टी सीधी होकर पड़ी है। उसके पैर साइड से नीचे थे और वो आराम से सो रही थी। वंश ने उसे अपनी नज़रें फेर ली क्योंकि सिर्फ एक शर्ट में थी, इसलिए वंश को वो थोड़ी अजीब लग रही थी। उसके पास आया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। एना ने आराम से अपना सर उसके सीने में रखा और नींद बड़बड़ाते हुए बोली, डैड आप बहुत बुरे हैं, आपने मुझे क्यों नहीं ढूंढा? वंश ये सब सुनते हुए सीढ़ी चढ़ने लगा। वो बहुत हल्की थी, एकदम रुई की तरह। वंश कमरे में आकर उसे बेड पर लेटाया और जाने लगा तो उसके गले का चैन एना के शर्ट के बटन में उलझ गया। वंश रुककर उसे देखने लगा। वो उसके बहुत करीब था। एना बहुत खूबसूरत थी, उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट और सफ़ेद थी। वंश ने उसको अपनी नज़रें फेर ली और उस लॉकेट को निकाल लिया। उसके उस लॉकेट को देखा जिसे रितिका ने उसे दिया था। उसे देखकर उसे रितिका की याद आने लगी। उसने गहरी सांस ली, एना के ब्लैंकेट में कवर किया और लाइट ऑफ करके चला गया। हवेली जिसका सब्सक्रिप्शन रह गया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। देखते हैं आज कितना लोग सब्सक्राइब करते हैं। हवेली किस चैनल को? कान्हा हम सबके कान्हा चैनल को सब्सक्राइब करना है। सानवी सीधा कमरे में आ गई। उसने दरवाज़ा जोर से बंद किया और बेड पर पेट के बल लेट गई। वो मुस्कुराने लगी। तभी रूहानी कमरे में आ गई। उसने सानवी को ऐसे रोते हुए देखा तो उसे उस पर काफ़ी दुख हुआ। वो उसके पास आ गई। सानवी ने रूहानी की आवाज़ सुनी तो उठकर गले लग गई। भाभी। रूहानी ने उसके सर को सहलाया। सानवी बोली, हम क्या करें भाभी, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। रूहानी उसके सर को सहलाते हुए बोली, श्श, तुम पहले शांत हो जाओ। हम सब समझ रहे हैं कि तुम इस वक्त कैसा महसूस कर रही हो। सानवी कुछ देर रोने के बाद शांत हो गई। रूहानी ने उसके आंसू साफ किए और बोली, हम जानते हैं तुम उससे बहुत प्यार करती हो और आरव ने तुम्हारे साथ क्या किया है, तुम्हारे दिल पर क्या बीत रहा है, हम समझ रहे हैं। बेटा, इसमें कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है, बस तुम वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। सानवी सुबकते हुए उसे देखने लगी। रूहानी बोली, हाँ, तुम्हें ज़्यादा सोचकर खुद को दुखी करने की कोई नहीं चाहिए। अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा तो तुम थोड़ा वक्त ले सकती हो। तुम्हें